हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है बेसिकली न्यूरो एनाटमी का। न्यूरो एनाटमी में ही हेड एंड नेक भी आता है। ठीक है, इसको टोटली हम इकट्ठे ही करेंगे। ठीक है, हम एक ऑर्डर में चलेंगे। पहले हम ब्रेन और स्कल से करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू द नेक। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी जो क्रेनियल कैविटी है, जो आपका स्कल है ना, ठीक है, वो आता है, वो बनता है मेनली आपकी बोन्स से। ठीक है, अब इस बोन्स को हम दो व्यूज में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास आता है फ्रंटल व्यू और एक आपके पास आता है लैटरल व्यू। ठीक है, ये बेसिकली कलेक्टिवली जो बोन्स होती हैं ना, वो हमारा स्कल बनाती हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारा सीएनएस का सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब ये जो ब्रेन का टॉप वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं कैलवेरिया, जो कलर्ड हुआ हुआ है। जो लोअर फेस पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं विसरोक्रेनियम। दोनों को डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्यों यूज़ करते हैं? डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आपका कैलवेरिया है ना, वो बना होता है आपकी नॉर्मल बोन से। ठीक है, जो ऑसिफाई होती हैं। लेकिन जो विसरोक्रेनियम है ना, वो बना होता है मेम्ब्रेनस बोन्स से। ठीक है, जिनकी इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। मतलब बेसिकली हमारे पास एक स्कल है, जिसको हमने दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया है। एक हमने कैलवेरिया में डिवाइड किया है और एक हमने विसरोक्रेनियम में डिवाइड किया है। डिवीजन हमने की है इसकी ऑसिफिकेशन की बेस पे, कि जो नीचे वाली बोन्स होती है ना, उनकी इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक पता होनी चाहिए, कि अगर स्टेटमेंट में विसरोक्रेनियम आ जाए तो परेशान नहीं होना, पता होना चाहिए कि वो ये लोअर फेस की बात कर रहा है। अब सबसे पहले कर लेते हैं कैलवेरिया की बोन्स। जो कैलवेरिया में बोन्स आती हैं, वो आपके पास आती है फ्रंटल बोन। ठीक है, ये एक सिंगल बोन होती है। पेराइटल बोन्स, देयर आर टू बोन्स ऑन ईच साइड। स्फिनॉइड बोन्स, एथमॉइड, टेम्पोरल, और एंड पे जो आपके पास आती है ना, दैट इज ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ये कैलवेरिया की बोन्स है। बोन्स के हवाले से आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए। पेपर में बहुत कम ऐसा आता है कि वो आपसे कभी पूछ ले कि कौन सा का बोन क्या है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कैलवेरिया क्या होता है और विसरोक्रेनियम क्या होता है। फिर आ जाता है विसरोक्रेनियम। विसरोक्रेनियम वो पार्ट है हमारे स्कल का जो इंट्रा मेम्ब्रेनस, जिनकी ऑसिफिकेशन होती है। ठीक है, उसमें आपकी मेनली कह लो कि फेस की बोन्स आती हैं, जिसमें आ जाती है लैक्रिमल, नेजल, जाइगोमेटिक, एथमॉइड, ये वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारी जो स्कल है ना, इसकी बोन्स कर ली हैं। अब ये जो बोन्स होती हैं ना, ये एक दूसरे के साथ जॉइन कैसे होती हैं? ये एक दूसरे के साथ जॉइन होती हैं सूचर्स के थ्रू। सूचर्स बेसिकली क्या होते हैं? जॉइंट्स ही होते हैं। ठीक है, कि दो बोन्स जिस तरह से एक साथ जॉइन हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं एक सूचर। ठीक है, जो दो बोन्स मिलके एक सूचर बनाती हैं ना, उन्हीं के नाम पर ये सूचर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आपके फेस के सूचर्स कर लेते हैं। इसमें आपके पास नेजोमैक्सिलरी सूचर, फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर, स्फिनोपेराइटल सूचर, ये सब इन्हीं बोन से बनती हैं। नेजोमैक्सिलरी नेजल बोन मैक्सिला बोन से, फ्रंटोमैक्सिलरी फ्रंटल और मैक्सिलरी से बनती हैं। फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर, टेम्पोरोजाइगोमेटिक सूचर, स्पिनोजाइगोमेटिक सूचर, जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। ठीक है, लैक्रिमल मैक्सिलरी सूचर, इंटर मैक्सिलरी सूचर। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है ना, इंटर मैक्सिलरी सूचर वाला, इसका अक्सर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो है ना, वो सवाल आ जाता है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि क्लेफ्ट लिप किसकी यूनियन से बनता है? आपकी कौन सी दो प्रोमिनेंसेस होती हैं जिनकी यूनियन से क्लेफ्ट लिप बनता है? हाँ जी, नेजल प्रोमिनेंसेस। ठीक है, नेजल प्रोमिनेंसेस की अगर यूनियन नहीं होती ना, तो क्लेफ्ट लिप बनता है। और क्लेफ्ट पैलेट कौन सी प्रोमिनेंसेस से बनता है?
मैक्सिलरी से। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ना दो प्रोमिनेंसेस होते हैं, एक हमारे पास होती है मैक्सिलरी और एक होती है नेजल। अगर नेजल की यूनियन नहीं होगी ना तो क्लेफ्ट लिप बनेगा, अगर मैक्सिलरी की यूनियन नहीं होगी तो आपके पास क्लेफ्ट पैलेट बनेगा। ठीक है, इनको अक्सर अलग अलग भी सवाल में पूछ लिया जाता है। एक जगह पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लेफ्ट पैलेट है और साथ उन्होंने आपको ऑप्शन में मैक्सिलरी भी दिया हुआ है, नेजल भी दिया हुआ है, तो इसका ये सवाल आता है। अदरवाइज सूचर्स का सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि ठीक है ये वाली एक सूचर हैं। जो इम्पोर्टेंट सूचर्स है ना वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड नो कि देयर आर मोर देन जस्ट 2-3 सूचर्स इन आवर स्कल। फेस के भी होते हैं और ओवरऑल स्कल में भी होते हैं। ठीक है, देन यू हैव स्फिनोफ्रंटल सूचर, फ्रंटोनेजल सूचर, मिटोपिक सूचर एंड कोरोनल सूचर। ठीक है, ये हमारे फ्रंट ऑफ स्कल के सारे सूचर्स हैं। सूचर्स बेसिकली क्या है कि जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट्स बनाती हैं ना, उस चीज़ को हम सूचर कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं स्कल के सूचर्स। जो हमने पहले किए हैं ना वो हमारे फेस वाले सूचर्स आ जाते हैं, फिर आपके पास स्कल में भी सूचर्स आते हैं। ठीक है, स्कल में जो सूचर्स आपके पास आते हैं उसमें सबसे पहले सैजिटल सूचर आता है। ये सैजिटल सूचर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि सैजिटल सूचर क्या है, किससे बनता है, कैसे कंप्राइज होता है। ठीक है, और लेम्डॉइड सूचर, ये दो सूचर्स हैं जो फ्रॉम कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सैजिटल, लेम्डॉइड एंड कोरोनल सूचर। ठीक है, इसके अक्सर आपको वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेते होते हैं कि कौन सा सूचर है जो स्कल पे लोकेटेड है, इस तरीके से वो आपको पूछ लेते होते हैं। ठीक है, बोन्स के हवाले से कम ही आता है, बोन्स के हवाले से इस तरह से नहीं आता कि ये कौन सा सूचर बना है, बट सैजिटल, कोरोनल और लेम्डॉइड सूचर का आपको पता होना चाहिए कि ये सूचर्स हैं पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्फिनोपेरेंटल सूचर और स्फिनोपेराइटल सूचर। ठीक है, स्फेनोस्केमस सूचर, स्क्वेमस सूचर, पेराइटोमेस्टॉइड सूचर और ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। यहाँ तक सबको सूचर्स का क्लियर हो गया है। ठीक है, जो सूचर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपने लाजमी करने हैं और छोड़ने नहीं है ना, वो आपके पास है सैजिटल सूचर, कोरोनल सूचर और लेम्डॉइड सूचर। ठीक है, बाकी सूचर्स का आपको पता होना चाहिए कि ये वाले सूचर्स एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर किसी स्टेटमेंट में उसने कभी किसी सूचर का नाम ले लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बताती हूँ। अब हम इन सूचर्स को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास सूचर आता है ना वो आपके पास आता है आपका कोरोनल सूचर। ठीक है, जितना हम आज इसको कर सकते हैं ना हम उतना करेंगे। मैं ऑर्डर वाइज कोई लेके नहीं चल रही कि आज हमने सिर्फ हेड ही करना है या सिर्फ नेक करना है। मैक्सिमम जितना आपको रिटेन हो सकता है और जितना हम इतने टाइम में कर सकते हैं ना उतना हम उसको करेंगे। ठीक है, अच्छा हम थे कोरोनल सूचर पर। बेसिकली कोरोनल सूचर क्या है कि कोरोनल सूचर है वो एरिया जहाँ पर आपकी जो दो बोन्स है ना वो मीट करती हैं ऑन द स्कल। ठीक है, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट दैट सेपरेट्स टू पैराइटल बोन्स फ्रॉम द टू फ्रंटल बोन्स। ये हमारी फ्रंटल बोन है, ठीक है, और ये हमारी पैराइटल बोन है, दोनों साइड पर है। अब इसको जो सेपरेट करती है ना जॉइंट, या इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। ठीक है,
फ्रंटल एक ही है, फ्रंटल को उन्होंने ना इस तरह डिवाइड किया है, इधर ब्रैगमा की इसकी वजह से, फॉन्टेनेली की वजह से किया है, बोन एक ही है, बोन एक ही है, सिर्फ उसको साइड्स की वजह से किया है कि फ्रंटल बोन को और पैराइटल बोन को जो लाइन बीच में डिवाइड करती है और जो इनका जॉइंट बनता है ना, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट बनता है इन दोनों बोन्स के दरमियान में, जिसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। बेसिकली कोरोनल सूचर इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। ठीक है, एवरेज एज ऑफ क्लोजर इसकी है एट 24 ईयर्स। 24 ईयर्स तक हमारा ये जो कोरोनल सूचर होता है ना, ये प्रॉपरली क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अच्छा, अब एक चीज होती है विच इज कॉल्ड क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ठीक है, ये जो क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है ना, ये बेसिकली क्या है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी सूचर जो है वो अर्ली क्लोज हुआ है या एबनॉर्मल क्लोज हुआ है, प्री मेच्योर ऑसिफिकेशन हुई है उसकी, ठीक है, तो इस चीज़ को, इस टर्म को रेफर किया जाता है क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, यानी प्री मेच्योर ऑसिफिकेशन ऑफ द सूचर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है? हमारी बॉडी में हमने जो हमारे कोर्स वाइज इंपॉर्टेंट सूचर्स करने हैं वो हमारे पास है सैजिटल, कोरोनल और लेम्बडॉइड। ठीक है, कोरोनल सूचर जो है वो फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान में होता है और 24 ईयर्स ऑफ एज पे ये क्लोज करता है। अगर कोई भी सूचर इंक्लूडिंग कोरोनल प्री मेच्योर ऑसिफाई हो जाता है या प्री मेच्योर क्लोज हो जाता है तो उसको क्रेनियोसाइनोस्टोसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है इसके प्री मेच्योर क्लोजर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको ये एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमने एक सूचर किया है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास आता है ना, वो आपके पास आ जाता है आपका सैजिटल सूचर। ठीक है, दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में जो सूचर होता है ना, वो सैजिटल सूचर होता है। ठीक है, अक्सर इसका सवाल आ जाता होता है पेपर में कि सैजिटल सूचर जो है वो आपका किन के दरमियान में होता है। ठीक है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट होता है बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स। अब ये आपका कब क्लोज करता है? ये आपका क्लोज करता है 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, दैट इज द सैजिटल सूचर जो आपका 30 to 40 ईयर्स की एज में क्लोज होता है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है लेम्बडॉइड सूचर। जो लेम्बडॉइड सूचर है ना, इट इज बेसिकली बिटवीन द ऑसिपिटल बोन एंड द पैराइटल बोन। जैसे कोरोनल आगे वाला सूचर है, लेम्बडॉइड पीछे वाला सूचर है। ठीक है, वो ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के दरमियान में होता है और जो कोरोनल होता है वो फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान में होता है। बेसिकली इनका जॉइंट है ये। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल पर है और दूसरा जो है ना वो आपके पास एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल पर है। ठीक है, अक्सर इसका इंटीरियर पोस्टीरियर का भी आ जाता होता है सवाल कि कौन सा इंटीरियरली है, कौन सा पोस्टीरियरली है, कौन सा ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स होता है स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से कोरोनल है। ठीक है, ये आपका, मैंने ये कहा है कि जो आपका आगे का सूचर है वो कोरोनल है फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान में। जो आपका पीछे का सूचर है वो लेम्बडॉइड है ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के दरमियान में। अक्सर इनके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरीके से नहीं आते कि वो स्ट्रेट आउट आपसे पूछे कि जी ये कौन सी बोन से बनता है। वो ज़्यादातर आते हैं कि वो आपसे पूछ लेता है कि
एंटीरियर सूचर कौन सा है या पोस्टीरियर सूचर कौन सा है, ठीक है। और दूसरा वो आपसे पूछ लेता है पोजीशन के हवाले से कि ट्रांसवर्स सूचर कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से वो आपसे पूछता है। तो ट्रांसवर्स सूचर है जो मिडल से ऐसे कट कर रहा हो, दैट कैन बी कॉर्नल, दैट कैन बी लेम्डोइड। ट्रांसवर्स और एंटीरियर कॉर्नल है, ट्रांसवर्स और पोस्टीरियर लेम्डोइड है, ठीक है। और लेम्डोइड सूचर क्लोजर कब होता है, 38 to 40 ईयर्स में। ऑर्डर वाइज भी बेशक याद रख लो तो ये 30 ईयर्स में होता है, ठीक है, बल्कि ये जल्दी होता है, दिस इज अराउंड 25 to 30, ठीक है। नहीं, एज ऑफ क्लोजर एमसीक्यूज में नहीं आती, ये मैं आपको सिर्फ इसकी डिटेल करवा रही हूँ, एज ऑफ क्लोजर एमसीक्यूज में नहीं आएगी आपको। एज ऑफ क्लोजर सिर्फ जो है ना आपकी रफ़ी में जो क्रिटॉल करके बनी हुई है ना, कैपिचुलम और रेडियल हेड और लेटरल एपिकोंडाइल, सिर्फ इनकी आती है, उसके अलावा नहीं आती है। लेम्डोइड का मैंने ये बताया है कि जो लेम्डोइड सूचर है ना आपका, वो है ऑसिपिटल और पेराइटल बोन के दरमियान में और पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कल पे लोकेटेड है। इसकी जो एज ऑफ क्लोजर है वो है 38 to 40 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सूचर्स है ना वो हमने कर लिए हैं। वैसे तो हमारे स्कल में बहुत सारे सूचर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं फॉन्टेनेलीज, ठीक है। फॉन्टेनेलीज बेसिकली क्या होती हैं कि हमारे स्कल में ना थोड़े से गैप्स रह जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है कि स्कल में ना थोड़े से गैप्स रह जाते हैं जहाँ से बोन्स अभी फ्यूज नहीं की होती, उसको हम कहते हैं फॉन्टेनेलीज। अब जो टोटल हमारे पास फॉन्टेनेलीज है ना, दे आर 4 फॉन्टेनेलीज इन द स्कल, ठीक है। एक तो आपके पास एंटीरियर फॉन्टेनेली आ जाती है, एक आपके पास पोस्टीरियर फॉन्टेनेली आ जाती है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा आपके पास ना 2 और फॉन्टेनेलीज होती हैं। एक आपके पास होती है मैस्टॉइड फॉन्टेनेली और एक आपके पास होती है स्फिनॉइड फॉन्टेनेली, ठीक है। पर जो आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसका आपको सवाल आता है ना, वो पोस्टीरियर फॉन्टेनेली होती है और एंटीरियर फॉन्टेनेली होती है। बट यू शुड नो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉन्टेनेलीज नहीं होती हैं, हमारे पास टोटल 4 फॉन्टेनेलीज होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मेस्टॉइड और स्फिनॉइड फॉन्टेनेलीज, ठीक है। अब जो आपकी एंटीरियर फॉन्टेनेली होती है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रैगमा, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टेनेली बेसिकली एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल में होता है एंड इट इज कॉल्ड ब्रैगमा, ठीक है। और फिर आपके पास एक चीज होती है पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। पोस्टीरियर फॉन्टेनेली जो है ना, दैट इज कॉल्ड लेम्डा, ठीक है, या लेम्डोइड फॉन्टेनेली। ये आपके पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कल में होती है और ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? अच्छा, एक इसका क्वेश्चन आता है फॉन्टेनेलीज के हवाले से। फॉन्टेनेलीज दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉन्टेनेलीज के हवाले से एक क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आई माइट नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन वो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक डिलीवरी हुई है इधर, या किसी को हाइड्रोकेफलस था, बेबी को सर्वाइव नहीं किया, कौन सी फॉन्टेनेली को हम ड्रेन करते हैं? डज एनीवन रिमेंबर दिस क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, बेसिकली स्टेम आपको ये आता है कि हमारे पास एक बेबी है हाइड्रोकेफलस वाला और उसकी आईयूडी हो गई हुई है। अब हमने उसका फॉन्टेनेली ड्रेन करना है, ठीक है। फॉन्टेनेली ड्रेन करेंगे तो फिर इजी होगा फॉर वजाइनल बर्थ,
ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी ड्रेन फॉन्टेनली। तो हम कौन सा फॉन्टेनली ड्रेन करेंगे, तो उसका बेसिकली ये लॉजिक होता है कि जो फॉन्टेनली आपको सामने नज़र आ रहा होता है ना, मैंने इस तरह याद रखा है कि जो फॉन्टेनली सामने नज़र आ रहा है ना, उसको हमने ड्रेन करना है। ठीक है, ये बेसिकली स्टेटमेंट है कि हाइड्रोकेफलस वाला बेबी है, उसका फॉन्टेनली ड्रेन करना है। तो कौन सा फॉन्टेनली है वो? ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने हमारे स्कल की बोन्स भी कर ली हैं, हमने उसकी फॉन्टेनेलीज भी कर ली हैं। हाँ, हार्ट रेट, डिहाइड्रेशन स्टेटस, ये सारा कुछ हम इससे देखते हैं। ये सारा कुछ ना आपकी पैथोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, इनकी पैल्पेशन का भी पूछते होते हैं, ये भी पूछते हैं कि ये कब क्लोज होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसकी पैथोलॉजी में ज़्यादा करेंगे, बिकॉज बेसिकली ये पैथोलॉजी के हवाले से जो है ना, आपके लिए एक आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स है कि जब एक बच्चा आपके पास डिहाइड्रेशन के लिए आता है ना, तो हम उसके फॉन्टेनेली को पेल्पेट करके चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा टिपिकली हाँ 12 to 18 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 12 to 18 मंथ्स में आपकी जो इंटीरियर फॉन्टेनेली होती है वो क्लोज करती है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेली होती है ना, वो अराउंड 24 मंथ्स क्लोज करती है। डिफरेंट बुक्स में ना डिफरेंट एज लिखी हुई हैं, आपने वो फॉलो करनी है जो आपकी 18 to 24 जो होती है वो पोस्टीरियर होती है। ठीक है, 12 to 18 जो होती है एंटीरियर होती है। एंटीरियर पहले क्लोज करती है, पोस्टीरियर बाद में करती है। और डिफरेंट बुक्स में ना इसकी डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैं, क्योंकि रेंज दी हुई है ना, तो देर इज़ नो स्पेसिफिक वे के इस टाइम पे क्लोज करती है। आपने वो फॉलो करनी है जो आपकी डबल ए में लिखी हुई है। ठीक है, आपने वो वाली एज फॉलो करनी है जो आपकी डबल ए में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हमने फॉन्टेनेलीज कर लिया। अब हम आते हैं हमारी क्रेनियल कैविटी पे। जो मेरे पास है ना, जिस बुक से मैंने रेफरेंस ली है, उस बुक में बेसिकली आपकी जो एंटीरियर फॉन्टेनेली है ना, दैट इज़ 17 to 18 मंथ्स, एंड 18 to 24 मंथ्स इट इज़ पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। ठीक है, बट यू हैव टू गो विद CPSP की। तो आप लोगों ने वो फॉलो करना है जो आपके डबल ए में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको डबल ए से कंफर्म करके बता दूंगी। डबल ए में है तो गो फॉर डबल ए, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ना आपको रेंजेस दी हुई हैं डिफरेंट। ठीक है, तो अगर डबल ए में ये है तो डबल ए की बात फॉलो करो। ठीक है, यहाँ तक सबको ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब हमने बाहर का स्कल का सारा स्ट्रक्चर कर लिया है, हमने उसके जॉइंट्स, उसके सूचर्स भी कर लिए हैं, हमने उसकी फॉन्टेनेलीज भी कर ली हैं। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं स्कल में। ठीक है, स्कल के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। इस क्रेनियल कैविटी में क्या होता है कि इसमें हमारी पहले आती है मेनिंजिस की लेयर। मेनिंजिस क्या होती है? मेनिंजिस होती है ब्रेन की आउटर कवरिंग। जैसे हर चीज़ की एक आउटर कवरिंग होती है ना, प्लूरल लेयर होती है, लंग्स की, पेरिकार्डियम होती है, हार्ट की, उसी तरह ब्रेन की जो कवरिंग होती है ना, उसको हम मेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, इस मेनिंजिस के अंदर ब्रेन होती है, क्रेनियल नर्व्स, आर्टरीज और वीनस साइनसेस होते हैं। ठीक है, इस सारे को कलेक्टिवली जो स्ट्रक्चर होल्ड करता है ना, उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। अब बेसिकली जो हमारी क्रेनियल कैविटी है ना,
उसको हमने दो पार्ट्स में क्रॉस सेक्शन लेके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक हमने उसका नीचे का पार्ट किया है और एक हमने उसका ऊपर का पार्ट किया है वॉल्ट ऑफ स्कल, ठीक है। ये जो यहाँ पे व्यू बना हुआ है ना राइट साइड पे, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी हम उसका नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, हमारी क्रेनियल कैविटी का ही अब हम स्ट्रक्चर करने लगे हैं, नीचे वाला पार्ट। और ये पार्ट मेन आपकी एनाटॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वी विल गो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टू डिस्कस ऑल दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहले सबसे आगे आपकी फ्रंटल बोन होती है जो कि आपका, हाँ जी, एक तरह से यू कैन से बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी जो कि होल्ड करती है हमारी ब्रेन को, मेनिंजेस को, नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स को, ठीक है। अब हम उस बेस को डिस्कस कर रहे हैं कि इस बेस में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, किस किस तरीके से उन बोन्स के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें आती है फ्रंटल बोन, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो आपकी फ्रंटल बोन है ना, वो बनाती है एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, यानी ये एक डीप डिप्रेशन होती है, ठीक है, आगे की तरफ, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फॉसा। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या ओपनिंग इसमें उस तरीके से नहीं आता, ठीक है। फिर आपके पास आती है आपकी एथमॉइड बोन। सब यहाँ तक मेरे साथ हैं, मेरे साथ चल रहे हैं? बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम जो स्कल का बेस है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग रिटेन कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेजर सवाल आपको इसी में से आते हैं। बोन्स मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए करवाई हैं, बोन्स और सूचर्स। जहाँ से आपका स्टार्ट है ना वो ये पार्ट है, ठीक है। इसमें अब हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि हर बोन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ है। उसमें से जो पेपर के लिए ज़रूरी है, जिसमें से सवाल आते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी। जिसके पास टाइम कम है, जिसको लगता है कि मैं इतना सारा रिटेन नहीं कर सकता, उसने कम से कम वो ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। फ्रंटल बोन कर लिया। फ्रंटल बोन क्या बनाती है? एंटीरियर क्रेनियल फॉसा बनाती है। उसके बाद एथमॉइड बोन आ जाती है। जो एथमॉइड बोन है ना, इसके अंदर अब दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक इसके अंदर होती है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये बेसिकली एथमॉइड बोन का ही पार्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से ना होल्स होते हैं, ऐसे बोन का पार्ट होती है जिसमें ये छोटे छोटे होल्स होते हैं। दूसरे इसके अंदर एक चीज़ होती है क्रिस्टा गेलाई। अब इन दोनों का क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन ये है कि ये जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है ना, इसके अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी फोरामिना। ऑल्फैक्टरी फोरामिना क्या है कि ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं फॉर ऑल्फैक्टरी नर्व टू पास थ्रू द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये आपका याद करने वाला पॉइंट है, इसको बेशक मार्क कर लो। ऑल्फैक्टरी फोरामिना के अंदर से गुजरती है ऑल्फैक्टरी नर्व, और ऑल्फैक्टरी फोरामिना होती किस बोन में है? एथमॉइड बोन में, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है ना, उसमें से पास करती है एक और नर्व विच इज एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, ठीक है। इस एंटीरियर एथमॉइडल नर्व का सवाल नहीं आता इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रंटल बोन में से कुछ पास नहीं कर रहा। उसके बाद एथमॉइड बोन आ गई है जिसमें से दो चीज़ें पास कर रही हैं, ऑल्फैक्टरी फोरामिना में से आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व, और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के अंदर से एथमॉइडल नर्व, एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, ठीक है। साथ साथ बेशक इसको साइड पे लिखते जाएं, क्योंकि ये नर्व्स आपने याद करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब हम नर्व्स करेंगे, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम नेक्स्ट बोन पे आते हैं। उसके बाद उससे जब नीचे आ जाओ ना, ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। अब फिर जब आप उससे नीचे आओ तो आपके पास आती है स्फिनॉइड बोन, ठीक है। ये जो स्फिनॉइड बोन है ना, ये डिवाइड होती है इनटू ग्रेटर विंग एंड लेसर विंग, ठीक है।
ये आपके पास डिवाइड होती है इनटू ग्रेटर एंड लेसर विंग। अब इन विंग्स की ना एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, इनका सिर्फ ये होता है कि ये आपके पास एक डिवीजन है स्फिनॉइड बोन की। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, एंटीरियर एथमोइडल नर्व किसकी ब्रांच है? एंटीरियर एथमोइडल नर्व जो है ना वो आपकी नेजोसिलरी नर्व की ब्रांच है, जो कि ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है। ठीक है, ऑफ्थेल्मिक नर्व की एक ब्रांच होती है नेजोसिलरी, और उसकी एक ब्रांच होती है एंटीरियर एथमोइडल। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ। जो आपकी एथमोइड बोन है ना, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और क्रिस्टा गिलाए है। ठीक है, इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर ना ऐसे सुराख सुराख से बने हुए हैं, उन सुराख को कहते हैं ऑल्फैक्टरी फोरामिना। ठीक है, उन ऑल्फैक्टरी फोरामिना में से पास करती है ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद यही क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में जो बाकी के सुराख बने हुए हैं ना, उनमें से एक सुराख में से पास करती है एथमोइडल नर्व। एथमोइड बोन की नर्व एथमोइडल नर्व है। इधर तक ही बस याद रख लो तो ये भी बहुत है कि एंटीरियर एथमोइडल नर्व जो होती है ना वो पास करती है इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से एथमोइड बोन की नर्व है। ठीक है, अगर आपने डिटेल जाननी है तो एंटीरियर एथमोइडल नर्व जो है वो आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है। यहाँ तक सबको क्लियर है? फ्रंटल एथमोइड क्लियर है? तो हम फिर स्फिनॉइड पे जाएंगे। स्फिनॉइड थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक बैट विंग की तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम स्फिनॉइड बोन कहते हैं। इस स्फिनॉइड बोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जस्ट फॉर ईज डिवाइड किया है कि एक ग्रेटर विंग है, एक लेसर विंग है। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये आपके एंटीरियर क्रेनियल फॉसा को मिडल से सेपरेट करते हैं, वरना इनकी कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है कि किसी खास पर्पस के लिए इनको विंग